जनरली हम जितनी भी हाई वोल्टेज लाइन देखते हैं इनसे मोस्टली एसी सप्लाई फ्लो करती है, लेकिन हाई वोल्टेज डीसी लाइन एसी सप्लाई की भी बाप होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमारे घरों तक जो 440 वोल्ट की सप्लाई आती है वह एसी ट्रांसमिशन लाइन होती है, लेकिन डीसी ट्रांसमिशन लाइन हमेशा हाई वोल्टेज या अल्ट्रा हाई वोल्टेज पर ही एग्जिस्ट करती है। छोटे मोटे काम यह लाइन नहीं करती। जो हाई वोल्टेज एसी लाइन होती है उसको शॉर्ट में HVAC बोलते हैं और इसमें जनरली 3 फेज होते हैं जो तीनों कंडक्टर आपको क्लियरली दिख जाएंगे। अब जो हाई वोल्टेज डीसी लाइन होती है उसको HVDC बोलते हैं और उसमें सिर्फ 2 ही कंडक्टर होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। यदि हम वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट हाई वोल्टेज डीसी लाइन की बात करें तो वह चाइना में अवेलेबल है, जिसका नाम आप देख सकते हो। एक्चुअल में यह हाई वोल्टेज डीसी लाइन नहीं बल्कि अल्ट्रा हाई वोल्टेज डीसी लाइन है, क्योंकि इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज 1100 किलोवोल्ट है और इसकी पावर कैपेसिटी वाकई में ब्रिलियंट है। 12,000 मेगावाट पावर यह लाइन कैरी करती है और इस लाइन की लेंथ 3000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिमाग में जरूर आना चाहिए कि यदि यह लाइन इतनी पावर कैरी करती है तो फिर जो लो वोल्टेज एसी लाइन होती है वहां पर इसको यूज क्यों नहीं करते। इसके पीछे एक बड़ा रीजन है कॉस्ट। दोनों ही लाइन एक्सीलेंट है लेकिन अपने अपने फील्ड में। यदि 765 kV की अल्ट्रा हाई वोल्टेज एसी लाइन का एग्जांपल देखें तो इतने हाई वोल्टेज को जब लॉन्ग डिस्टेंस पर ट्रांसफर करना होता है तो कैपेसिटिव और इंडक्टिव इंटरफेरेंस पिक्चर में आने लगते हैं, जो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। हमने इस वीडियो में हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन के बारे में डिटेल से डिस्कस किया था, आप इस वीडियो को भी देख सकते हो, लेकिन यहाँ पर भी हमें थोड़ा डिस्कस करना जरूरी है। यदि आप हाई वोल्टेज एसी ट्रांसमिशन लाइन के नीचे से निकलोगे तो आपको लाइन की हमिंग नॉइस क्लियरली सुनाई दी जाएगी और इसके पीछे एक बड़ा रीजन है, लाइन का जो कंडक्टर होता है वह अपने आसपास में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है और यह इलेक्ट्रिक फील्ड आसपास की एयर को चार्ज करने की कोशिश करता है, लेकिन एयर इलेक्ट्रिसिटी का एकदम बैड कंडक्टर होता है, फिर भी हाई वोल्टेज की वजह से अपने आसपास की एयर को यह चार्ज करने लगता है। जब एयर पार्टिकल चार्ज होते हैं तो कुछ ना कुछ वोल्टेज हवा के थ्रू भी ट्रेवल करेगा और यह वोल्टेज ट्रेवल करते हुए जमीन पर भी पहुंच जाता है। तो एक्चुअल में जो अल्ट्रा हाई वोल्टेज एसी लाइन होती है वह जबरदस्ती एयर को चार्ज करती है, जबकि एयर चार्ज होना नहीं चाहती, तो इस धक्का मुक्की में हमिंग नॉइस जनरेट होती है। लेकिन इस एयर के चार्जिंग की वजह से कई बड़ी बड़ी प्रॉब्लम होती है। हमारी जो ट्रांसमिशन लाइन है वह पॉजिटिव की तरह एक्ट करने लग जाती है और जमीन नेगेटिव की तरह, और बीच में अभी हमने देखा था कि चार्ज एयर के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है, तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ चार्ज अवेलेबल है। तो यह जो बीच का एरिया है यह कैपेसिटर की तरह एक्ट करने लग जाएगा और कैपेसिटर हमेशा वोल्टेज को बढ़ाने का काम करता है। जैसे 5 वोल्ट कैपेसिटर ने स्टोर कर रखा है और 5 वोल्ट ट्रांसमिशन लाइन का है, तो इस रिसीविंग एंड पर 10 वोल्ट मिलेगा। इसी को कैपेसिटिव इंटरफेरेंस कहते हैं, जिसकी वजह से जितना वोल्टेज हमने सेंडिंग स्टेशन से भेजा था उससे ज्यादा वोल्टेज हमें रिसीविंग स्टेशन पर मिलता है। अब ज्यादा वोल्टेज का वैसे कोई नुकसान नहीं है, लेकिन हमने जो हमारा सब स्टेशन है उसकी डिजाइन एक स्पेसिफिक वोल्टेज पर की है, तो इस हाई वोल्टेज की वजह से हमारे इक्विपमेंट डैमेज हो सकते हैं, तो इसको कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ट्रांसफॉर्मर जैसी ही एक बड़ी डिवाइस होती है जिसको लाइन के पैरेलल में लगाते हैं, इसको बोलते हैं शंट रिएक्टर, जो लाइन में हो रहे कैपेसिटिव इंटरफेरेंस को कम करके लाइन के वोल्टेज को बैलेंस करता है। लेकिन एक प्रॉब्लम और है, ट्रांसमिशन लाइन पर जैसे जैसे लोड बढ़ता जाता है वैसे वैसे रिसीविंग एंड का वोल्टेज सेंडिंग एंड से कम होने लगता है, क्योंकि हमारे जो लोड होते हैं वह 90% इंडक्टिव लोड होते हैं, जिनकी वजह से लाइन में इंडक्टिव इंटरफेरेंस बढ़ जाता है और रिसीविंग एंड का वोल्टेज कम होने लगता है। अब इस इंडक्टिव इंटरफेरेंस को भी काउंटर करना बहुत जरूरी है, वरना पूरा सिस्टम अनस्टेबल हो सकता है। तो फिर लाइन के पैरेलल में शंट कैपेसिटर लगाए जाते हैं जो वोल्टेज को वापस बढ़ाते हैं। अब यह इंटरफेरेंस जैसे जैसे लाइन की लेंथ और वोल्टेज इंक्रीज होता है वैसे वैसे यह और ज्यादा बढ़ने लगते हैं, और एक पॉइंट ऐसा आता है कि लाइन की कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई होने लगती है, क्योंकि हमें एडिशनल बहुत सारे इक्विपमेंट लगाने पड़ते हैं। और इसी पॉइंट पर हमारी जो हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन लाइन है वह एसी के कंपैरिजन में सस्ती होने लग जाती है, क्योंकि इस लाइन में कोई भी इंडक्टिव और कैपेसिटिव इंटरफेरेंस नहीं होते हैं। अब इसको ध्यान से समझो, जैसे हमारे पास एक परमानेंट मैग्नेट है और एक कंडक्टर है। मैग्नेट के पास अपना मैग्नेटिक फील्ड है और इन फील्ड लाइंस को फ्लक्स लाइन भी बोलते हैं। तो मिस्टर फैराडे कहते हैं कि यदि आप किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घुमाते हो तो उसके अंदर वोल्टेज जनरेट होता है। फिर से ध्यान से सुनना, कोर कंसेप्ट है, यदि आप कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घुमाते हो तो ही वोल्टेज जनरेट होगा। यानी यदि आप किसी कंडक्टर
कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में सिर्फ रख दोगे तो वोल्टेज जनरेट नहीं होगा, सिर्फ घुमाने पर ही जनरेट होगा। इसको थोड़ा और सिंपल करके समझते हैं, लेकिन यहाँ पर एक वोल्टेज का ग्राफ भी बनेगा, उसको भी देखना। जैसे यह कंडक्टर इस पॉइंट पर है तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की लाइन बहुत कम है, तो यहाँ पर बहुत कम वोल्टेज बनेगा। जैसे जैसे वोल्टेज आगे बढ़ेगा फील्ड लाइन की स्ट्रेंथ ज्यादा होती जाएगी और यहाँ ज्यादा लाइन को कट करेगा तो ज्यादा वोल्टेज मिलेगा, और फिर वापस इस पॉइंट के बाद में वोल्टेज कम होने लग जाएगा क्योंकि यहाँ पर फील्ड लाइन भी कम होने लग जाएगी। यदि मैं इधर वाली मैग्नेट के ऑपोजिट पोल को इधर रख दूं तो वोल्टेज की जो वेवफॉर्म है ये नेगेटिव डायरेक्शन में भी बन जाएगी। तो फिर यह तो कमाल हो गया, हमें तो अल्टरनेटिंग करंट की वेवफॉर्म मिल गई। अब यह जो अल्टरनेटिंग वेवफॉर्म है जब लाइन से फ्लो करेगी तो यह भी अपने आसपास में टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगी कुछ इस तरीके से। और अब यदि हम यहाँ पर एक कंडक्टर रख देते हैं तो इस कंडक्टर में कुछ ना कुछ वोल्टेज जनरेट होगा, क्योंकि फेराडे ने यही तो कहा था कि जब आप किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में घुमाते हो तो उसमें वोल्टेज जनरेट होता है। यहाँ पर हमारा कंडक्टर तो फिक्स है लेकिन हमारा मैग्नेटिक फील्ड बार बार चेंज हो रहा है, इसी वजह से हाई वोल्टेज एसी लाइन अपने आसपास में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करके रखती है। तो अभी जो हमने ऊपर एसी लाइन में मैग्नेटिक फील्ड देखा था जिसकी वजह से कैपेसिटिव एंड इंडक्टिव इंटरफेरेंस की प्रॉब्लम हो रही थी, असल में वो टाइम वेरिंग फील्ड होता है। लेकिन हमारी जो हाई वोल्टेज डीसी लाइन है इसकी वेवफॉर्म तो एकदम फ्लैट होती है। जब यह फ्लैट होगी तो इसका मैग्नेटिक फील्ड भी फ्लैट होगा, यानी कांस्टेंट होगा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कांस्टेंट का मतलब जीरो मान के चलते हैं, लेकिन लाइन के पास में मैग्नेटिक फील्ड तो होता है। और जब तक यह टाइम वेरिंग नहीं होगा एसी की तरह, तब तक यह किसी भी चीज में वोल्टेज इंड्यूस नहीं कर सकता, यानी किसी को चार्ज नहीं कर सकता, जिसकी वजह से यहाँ पर इंडक्टिव और कैपेसिटिव इंटरफेरेंस कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाते हैं। इसी वजह से हाई वोल्टेज डीसी लाइन ज्यादा वोल्टेज पर ऑपरेट कर सकती है, ज्यादा पावर कैरी कर सकती है और कितनी ही दूर तक लेकर जाओ कोई भी इश्यू नहीं है। हाई वोल्टेज एसी लाइन से मिलता जुलता यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और आता है स्किन इफेक्ट का। जब लाइन पावर फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट करती है, यानी लाइन की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हाई होती है, तो जो करंट का फ्लो है वह कंडक्टर के आउटसाइड से ही फ्लो करता है, यानी 99% एरिया कंडक्टर का यूज में ही नहीं आता। तो इसको कम करने के लिए एसी लाइंस में ऐसे पतले पतले वायर स्ट्रैंड्स बनाए गए ताकि करंट का फ्लो सही से हो, लेकिन फिर भी हाई वोल्टेज एसी लाइन में स्किन इफेक्ट की प्रॉब्लम रहती है। जबकि डीसी लाइन में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि पावर फ्रीक्वेंसी तो छोड़ो, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ही जीरो होती है। लेकिन एक प्रॉब्लम दोनों ही लाइन में रहती है जिसको बोलते हैं कोरोना लॉस। आपने देखा होगा डीसी लाइन का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वह कांस्टेंट होता है, लेकिन एयर का फ्लो होता रहता है जिससे एयर पार्टिकल चार्ज होते रहते हैं। लेकिन सप्लाई का नेचर अल्टरनेटिंग नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर कोरोना लॉस भी कम ही होते हैं। और इन लॉस को कम करने के लिए दोनों ही लाइन में बंडल कंडक्टर यूज में लिए जाते हैं। एचवीडीसी में भी कोरोना डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जब टावर पर लाइन टर्मिनेट होती है तो कंडक्टर की एज शार्प हो जाती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कंसंट्रेट होने लगता है। तो यहाँ पर भी कोरोना रिंग काम में ली जाती है, जो कंसंट्रेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड को यह रिंग एब्जॉर्ब कर लेती है और अपने आप में पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। कोरोना डिस्चार्ज के बारे में हमने डिटेल से इस वीडियो में बात की थी, तो आप जरूर से देखना। इसके अलावा स्टोक ब्रिज डैम्पर भी हाई वोल्टेज डीसी में यूज किए जाते हैं, क्योंकि एयर जब कंडक्टर से टकराती है तो वोर्टेक्स शेडिंग की वजह से कंडक्टर वाइब्रेट करने लगता है और इस वाइब्रेशन को स्टोक ब्रिज डैम्पर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अभी तक तो हाई वोल्टेज डीसी आपको बहुत बेटर लग रही होगी। एसी ट्रांसमिशन को देखे तो कंडक्टर भी यहाँ पर कम यूज होते हैं और कई प्रॉब्लम्स भी इसने हाई वोल्टेज एसी की सोल्व कर दिया, लेकिन असली खेल पर्दे के पीछे होता है। एक्चुअल में हमारे पास में एसी सप्लाई ही जनरेट होती है, एसी का ही ट्रांसमिशन होता है और एसी ही हम यूज करते हैं। तो डीसी ट्रांसमिशन के लिए हमें एसी को डीसी में बदलना पड़ता है और यहाँ पर बहुत सारे चैलेंज आते हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट को समझना भी एक चैलेंजिंग टास्क होता है, और जब 3D एनिमेशन से हम कॉन्सेप्ट को जैसा वह रियल लाइफ में है वैसा हमारी आंखों के सामने दिखाई देता है, तो कंसेप्ट बहुत क्लियर होते जाते हैं। यदि आप भी इस टाइप का एनिमेशन सीखना चाहते हो तो हमारे एडवांस 3D एनिमेशन के कोर्स की डिटेल डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें हमने 3D एनिमेशन को बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक पूरा डिटेल में सिखाया है। साथ में हमारा एनी टाइम सपोर्ट भी रहेगा। इसके अलावा भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो जरूर से चेकआउट कीजिएगा। अब वापस टॉपिक पर आते हैं। यह एक हाई वोल्टेज डीसी सब स्टेशन है। सबसे पहले हाई वोल्टेज एसी लाइन आती है, जिसको एसी स्विच यार्ड में मेजरिंग ट्रांसफॉर्मर, आइसोलेटर, सर्किट ब्रेकर से होते हुए कन्वर्टिंग ट्रांसफॉर्मर तक पहुंचाते हैं। यहाँ तीनों फेज में 3 अलग अलग ट्रांसफॉर्मर लगे रहते हैं, अलग अलग फेज के वोल्टेज को पूरी तरह से कंट्रोल करने के लिए। और ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग में मल्टीपल कनेक्शन बनाए जा सकते हैं, स्टार और डेल्टा। यह ट्रांसफॉर्मर हाई वोल्टेज एसी को सुइटेबल डीसी इक्विपमेंट जो आगे लगे हुए हैं उनके
हिसाब से वोल्टेज को डाउन करता है। लेकिन हाई वोल्टेज एसी में हार्मोनिक्स बहुत होते हैं, जिसकी वजह से वेवफॉर्म कुछ इस तरीके से डिस्टोर्ट हो जाती है। तो फिर कन्वर्टिंग ट्रांसफार्मर से पहले फिल्टर लगाते हैं, यहाँ पर भी इंडक्टर और कैपेसिटर ही होते हैं, तो यह हार्मोनिक्स को रिमूव करके सप्लाई को प्योर बनाने की कोशिश करते हैं। एक्चुअल में हाई वोल्टेज एसी में इंडक्टर और कैपेसिटर प्रॉब्लम भी बहुत क्रिएट करते हैं और प्रॉब्लम्स को सोल्व भी यही करते हैं। कन्वर्टिंग ट्रांसफार्मर से आइसोलेटर और सर्किट ब्रेकर से होते हुए लाइन कन्वर्टर रूम में जाती है, जहां पर एसी को डीसी में बदला जाता है। डीसी में बदलने के लिए आईजीबीटी और थायरिस्टर टेक्नोलॉजी काम में ली जाती है। आईजीबीटी और थायरिस्टर दोनों ही पावर इलेक्ट्रॉनिक स्विच होते हैं। थायरिस्टर को एससीआर भी बोलते हैं। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ। पहले आईजीबीटी को समझते हैं। सबसे पहले जब हम इसमें एसी सप्लाई देते हैं तो यह उसको डीसी में बदल देता है, लेकिन प्योर डीसी में नहीं बदल पाता। आईजीबीटी में एक जो पॉइंट होता है वह गेट कंट्रोल का होता है, जिसकी वजह से इस स्विच को जब हम चाहे ऑन ऑफ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जब यह साइन वेव इसके अंदर जाती है तो हम सिर्फ और सिर्फ स्विच को इस टाइम से इस टाइम तक ही ऑन करते हैं, बाकी टाइम बंद कर देते हैं, तो इसके आउटपुट में सिर्फ इतनी सी वेव निकलेगी हर साइकिल के अंदर। इन सभी पल्स के अंदर आप जो बीच में गैप देख रहे हो, इसको पूरा कंप्लीट करने के लिए यह जो आईजीबीटी स्विच होते हैं, एक इनका पूरा ब्रिज रेक्टिफायर तैयार किया जाता है 6 पल्स 12 पल्स, जिसमें कुछ स्विच पॉजिटिव साइकिल में ऑन होते हैं, कुछ नेगेटिव साइकिल में ऑन होते हैं और सबका अलग अलग फायरिंग एंगल होता है। फायरिंग का मतलब यहाँ पर राइफल से फायरिंग करना नहीं है, बल्कि स्विच को गेट पल्स कितने डिग्री पर देते हैं उसी को फायरिंग एंगल बोलते हैं। तो इसके आउटपुट से हमें कुछ ऐसी वेवफॉर्म मिल जाती है जो डीसी तो है लेकिन प्योर डीसी नहीं है। तो फिर इसके आउटपुट में स्मूथनिंग रिएक्टर लगाया जाता है, इस डीसी को और प्योर फॉर्म में बदलने का काम करता है। यह स्मूथनिंग रिएक्टर और कुछ नहीं इंडक्टर ही होता है, जो कन्वर्टर होल से बाहर की तरफ कुछ ऐसे लगा रहता है। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूं, यह पूरा का पूरा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का कंसेप्ट है, तो इसकी ज्यादा हम डिटेलिंग में नहीं जाएंगे। जो आईजीबीटी स्विच होता है उसके गेट पर जब हम पॉजिटिव देंगे तो वह ऑन हो जाएगा, नेगेटिव देंगे तो बंद हो जाएगा। लेकिन थायरिस्टर को हम गेट पल्स से ऑन तो कर सकते हैं, लेकिन उसको ऑफ फोर्सफुली कम्यूटेशन टेक्निक से करना पड़ता है। तो यह ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो जाती है, हमें इतना ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। फिर भी आपको और ज्यादा डिटेलिंग से समझना है तो चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, वहां मैं आपको समझा दूंगा। यहाँ पर आईजीबीटी और थायरिस्टर रेक्टिफायर का काम कर रहे हैं जो एसी को डीसी में बदल रहा है। लेकिन जब हम डीसी स्विच यार्ड में पहुंचते हैं तो यहाँ पर प्रॉब्लम और ज्यादा बड़ी है। हाई वोल्टेज डीसी सप्लाई को मेजर करना भी एक बड़ी प्रॉब्लम है, इसके अलावा इस लाइन को बंद करना इससे भी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। जिस तरीके से एसी सप्लाई को सीटी और पीटी से मेजर कर सकते हैं, क्योंकि वहां इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होता है, जिसकी वजह से मेजरमेंट आसान हो जाता है। लेकिन यहाँ पर फ्रीक्वेंसी नहीं होती, तो यहाँ पर मेजरमेंट और भी कॉम्प्लिकेटेड होता जाता है। यह वोल्टेज डिवाइडर है जिसकी हेल्प से हाई वोल्टेज डीसी को मेजर किया जाता है। यह डीसी शंट होता है जिससे करंट को मेजर किया जाता है। लेकिन आप ध्यान दोगे यहाँ पर कोई भी सर्किट ब्रेकर नहीं है, क्योंकि डीसी का सर्किट ब्रेकर कॉम्प्लिकेटेड इंजीनियरिंग है। इसके अलावा इसका ब्रेकिंग टाइम भी हाई होता है, इसलिए हाई वोल्टेज डीसी से पहले हाई वोल्टेज एसी स्विच यार्ड भी होता है। तो ऑलमोस्ट हाई वोल्टेज डीसी सिस्टम को जब बंद करना होता है तो एसी स्विच यार्ड के ब्रेकर से ही इसको बंद किया जाता है। HVAC और HVDC लाइन का जब ब्रेक इवन पॉइंट आ जाता है कि इस पॉइंट के आगे हाई वोल्टेज एसी लाइन बहुत कॉस्टली पड़ रही है, तो फिर हाई वोल्टेज डीसी लाइन की एंट्री होती है। यह लो वोल्टेज पर बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ती है। तो अभी जो आपने तामझाम देखा था, यह आपको सभी वोल्टेज के लिए करना पड़ेगा, चाहे वोल्टेज हाई हो या लो हो। तो मोस्टली लॉन्ग डिस्टेंस और अल्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन में लॉसेस को कम करने के लिए हाई वोल्टेज डीसी लाइन काम में ली जाती है। जब लाइन रिसीविंग स्टेशन पर पहुंचती है तो रेक्टिफायर की जगह इन्वर्टर लगे रहते हैं कन्वर्टर रूम में, जो वापस डीसी को एसी में बदलते हैं। बाकी सारे इक्विपमेंट और स्विच यार्ड सेम ही होता है। हमने लास्ट वीडियो में हाई वोल्टेज एसी ट्रांसमिशन के बारे में डिटेल से डिस्कस किया था, आप उस वीडियो को भी जरूर से देखना। यह दोनों वीडियो एक दूसरे से लिंक्ड है। हम और भी ऐसा बेहतरीन कंटेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो फ्यूचर वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। थैंक यू।